सो वेलकम बैक टू दी चैनल। आज चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे ऑडिट के अंदर। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। अगर कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? पहला तो यह है कि फ्रॉड एक ऐसा है इंटेंशनल एक्ट है जो कि किसके द्वारा हो सकता है? वो कंपनी की मैनेजमेंट के द्वारा हो सकता है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कर सकते हैं, कंपनी का एम्प्लॉय कर सकता है। और किस तरीके क्यों करता है? मतलब एक हम बोल सकते हैं कि अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, किसी भी चीज़ का इलीगल एडवांटेज लेना, है ना। तो फ्रॉड इट इज इंटेंशनल एक्ट डन बाय मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, एम्प्लॉय, इवन थर्ड पार्टी कैन डू सो टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है और ये क्या है? इट इज अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती है। सबसे पहले फ्रॉड के अंदर पहले दो पार्ट में मतलब पार्टीशन होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट और दूसरा होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिस अप्रोप्रिएट एसेट्स के अंदर ये बोलते हैं कि यहाँ आपका एक तो हो सकता है मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और दूसरा हो सकता है कि डिफाल्केशन ऑफ कैश, है ना। तो इस मतलब फ्रॉड के अंदर पहले दो टर्म डिवाइड होता है और उसके अंदर दूसरे मतलब फर्स्ट वाले टर्म के अंदर दो और पार्टीशन। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम पहले कवर करेंगे। किस तरीके से पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटीरियली मिसस्टेटेड है? तो मैनिपुलेशन ऑफ द फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, ओमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डिटरमाइन करेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फ्रॉड देखने मिलेगा। मैनिपुलेशन ऑफ द फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड के अंदर वेज कौन कौन से होगा कि हम जो है वो रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर सकें? तो वेज इसके अंदर तीन है। एक तो है इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग परचेज एंड सेल्स इनवॉइसेस एंड वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। आप या तो बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो अपने परचेज सेल्स को एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। फिर कि फेलिंग टू एडजस्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एंड पेपर एक्सपेंस, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। कि रेवेन्यू को कैपिटल में किया, कैपिटल को रेवेन्यू में किया। रीजन क्या है क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब लाइक मटेरियल मिसस्टेटेड करते हैं? तो टू अवॉइड द इनकम, कंपनी का ऐसा ऑब्जेक्टिव कि इनकम टैक्स कम पे करना पड़े, विथड्रॉ फ्रॉम द डिक्लेयरिंग withhold dividend when company is earning a sufficient, कंपनी जो है डिविडेंड का पेमेंट अपने पास रख रही है जबकि कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। एंड काफ़ी बार क्या होता है कि भाई मैनेजर को जो है वो कंपनी लिक्विडेट करते समय हायर रेम्यूनरेशन के पर्पस की वजह से भी वो क्या करता है? फ्रॉड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा असेट को जो है वो वसूल करेगा ताकि उसको उस वसूली के ऊपर तो उसको फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन जो पे मतलब रेम्यूनरेशन मिलती है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। फिर टेक्निक बाय विच मैनेजमेंट ओवरराइड द कंट्रोल, कौन कौन सी टेक्निक है जहाँ जो है वो मैनेजमेंट अपने कंट्रोल को जो है ओवरराइड कर देती है? तो ये सारी कुछ टेक्निक है वो मैंने डिस्कस की, मैं पढ़ूंगी नहीं, फटाफट आप देख लेना। सेकंड पेज के ऊपर मैंने देखा व्हाई डू मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कमिट फ्रॉड। किसी किसी को फितरत में ही होती है कि भाई चलो ठीक है कर देता है। तो अपॉर्चुनिटी टू कमिट द फ्रॉड, नेम गेम के लिए, मतलब कि लाइक मैनेजमेंट खुद नहीं फ्रॉड करेगा, वो एम्प्लॉय को खरीद लेगा, बोलेगा तू जाके फ्रॉड करके तो वो। फिर मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल्स है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में प्रेशर हो चुका है मतलब एम्प्लॉय को खुद के पास कि भाई परिवार को मतलब कुछ फाइनेंशियली कंडीशन उसकी वीक है तो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब मजबूर करता है किसी भी एम्प्लॉय या मैनेजमेंट को कि वो फ्रॉड कमिट करे। मिस अप्रोप्रिएशन एसेट के अंदर ये पैक्सी को आप याद रखना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का एग्जाम्पल देख लेना। जनरल प्रिंसिपल लेट डाउन इन एसेस कौन कौन से वो देखना जरूरी है। डिफाल्केशन ऑफ कैश, डिफाल्केशन ऑफ कैश के अंदर भी तीन फेज होते हैं जिस तरीके से आप उसको कैश के अंदर डिफाल्केशन कर सकते हो। सबसे पहला वे है इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, फिर आता है सप्रेसिंग कैश रेट एंड दूसरा आता है कि कास्टिंग रॉन्ग टोटल इन द कैश बुक। तो कैश पेमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें है वो, फिर मैं सप्रेसिंग ये कैश रिसीट का वो मैंने देखा मतलब कवर किया है, वो पढ़ना आपको पड़ेगा अंदर से। अब ये है इसके अंदर कि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, ओके, ड्यूटी इनहेरेंट लिमिटेशन, देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट, ओके। तो ये सारी कुछ क्या ड्यूटी है ऑडिटर की, क्या क्या मतलब रिस्क हो सकता है वो देखना। फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो है बहुत बड़े तरीके से मॉड्यूल में दिए हैं मैंने पूरा जो है मतलब फ्रॉड रिस्क फैक्टर में एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिगार्डिंग और दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। दोनों के अंदर सेम है, यहाँ भी इंसेंटिव है, यहाँ भी इंसेंटिव है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ एटीट्यूड है, यहाँ भी एटीट्यूड है। तो इंसेंटिव्स को आप देखोगे फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप इंसेंटिव देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्यू से, सॉरी अकाउंट्स व्यू से आप देखोगे। अपॉर्चुनिटीज आप जो करोगे क्या ऑडिट सस्पेक्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप शक करोगे क्या मतलब
बोल सकते हैं कि हम डाउट रेज कर सकते हैं। वो एटीट्यूड इज रैशनल आप जो करोगे वो आप करोगे किसके व्यू से, फ्रॉम ओनर्स व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप ओनर के व्यू से देखोगे, ओनर, इसको आप देखोगे किसकी व्यू से, मतलब डाउट की वजह से, ऑडिट की जो डाउट होती है ना, तो ऑडिट सस्पेक्टेबिलिटी की वजह से। यहाँ आप देखोगे अकाउंटिंग व्यू से। एंड इसके अंदर जो हमारा मिस अप्रोप्रिएशन एसेट को इंसेंटिव आप देखोगे एम्प्लॉय रिलेटेड, मतलब जो भी होगा वो, इस अपॉर्चुनिटीज को देखोगे आप, लाइबिलिटीज एंड फिक्स एसेट रिगार्डिंग जो भी होगा वो। इसके अंदर लास्ट का जो है वो आप देखोगे चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब जो अभी तक जो मतलब लाइक बोल सकते हैं कि हमारा जो नौकर होता है कंपनी के अंदर, जो भी होगी वो कल तक तो वो मतलब नॉर्मल कपड़े पहन के आ रहा था और आज वो कोट शर्ट टाई पहन के आ रहा है, तो अचानक लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगी, वो भी डाउट करते हैं कि भाई इसने कुछ कंपनी में से चोरी की होगी या फिर कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे किया हो। तो ये कुछ फैक्टर्स जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड ये क्लास वाला ये रीजन फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, क्यों रीजन, मतलब क्यों लोग ऐसे करते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की वजह से हो सकता है, मतलब ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता है, या फिर इनएडिक्वेट रिकॉर्ड आप रख रहे हो, इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, बहुत सारा वो मतलब लाइक इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। फिर इसके अंदर लैक ऑफ टाइमली एंड appropriateness of the documentation, lack of mandatory verification, vacation to employees, and lack of complete and timely reconciliation आप नहीं कर रहे हो, तो ये सारे रीजन हैं। फिर देखिए circumstances relating to possibility of the fraud, बहुत सारे circumstances हैं इसके अंदर ना, deficiency in the accounting record, conflicting and missing evidences, problematic relationship with auditor and management, ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेगी देखने। तो ये मैंने की पॉइंट ही कवर किए, आप उसको बार बार रिपीटेटिव चीज़ों में आप पढ़ोगे, एक चैप्टर के 3 या 4 बार आप बढ़ते हो ये नोट्स में से, तो बहुत सारा तो आप कवर कर लोगे। एंड थोड़ा तो मतलब इंक्रीज, मतलब जो बोलते हैं ना सेंटेंस को एनहांस करके लिखना, वो तो लाइक हमें टैलेंट है। तो इस तरीके से 4 पन्ने तो कवर हो चुके हैं। एंड लास्ट वाला जो पार्ट है वो है फ्रॉड रिपोर्टिंग। सो फ्रॉड रिपोर्टिंग का ये जो है आपका ऑडिट के अंदर भी कवर हुआ है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप देखोगे, सॉरी ऑडिट नहीं, लॉ के अंदर कवर हुआ है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो इतना कुछ है नहीं कि अगर फ्रॉड की अमाउंट जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है, बट 1 करोड़ के अंदर है तो फिर आपको मैनेजमेंट को कंसल्ट करना है। 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा। पिछले अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन था, स्पेसिफिकली बोला था कि कंपनी के अंदर 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो किसी ने अगर 1 करोड़ और मोर ये पूरा नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या बोलेगा, भाई फ्रॉड की अमाउंट तो 1 करोड़ के अंदर है, मतलब 1 करोड़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़े। बट जिसने परफेक्टली पढ़ा होगा तो उसको पता चला होगा कि 1 करोड़ और मोर, मतलब 1 करोड़ भी हुआ तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखना है। फिर इसके अंदर ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू विद ऑडिट एंगेजमेंट, क्या क्या करना चाहिए ऑडिटर इनेबल टू कंडक्ट, ओके, तो मतलब ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म करते टाइम कंटिन्यू करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें देखना है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है वो, तो 5 पन्नों के अंदर काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, पूरा चैप्टर हो चुका है लगभग इसके अंदर। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको डिटेल में पढ़ ले इस नोट्स में से। अभी हम डिस्कस करते हैं फटाफट चैप्टर नंबर 6 जो है वो, एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 ही मुझे 5 ही कवर करना था, बट अभी मुझे लग रहा है कि वापस नेक्स्ट संडे कब आएगा, तो चैप्टर नंबर 6 भी यहाँ देख लेते हैं। ये है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर 2 पन्नों में पूरा चैप्टर कवर किया है। 2 पन्नों मतलब ये आप एक समझो इसको, एंड एक दूसरा ये और है, इसके अंदर लगभग पूरा कवर हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर सबसे पहले तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है, इट रेफर्स टू पॉडा, मतलब कि P for process operation, D for decisions है ना, हाँ, decisions and accounting which are carried out by using a computer system. So it refers to what are the process, operation, decisions and accounting are carried out by using this like computer system है ना, तो इट रेफर्स टू पॉडा। एंड ये जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके से है क्योंकि पिछले अटेम्प्ट के अंदर इसके ऊपर एमसीक्यू था कि भाई ऑडिट एनवायरनमेंट रेफर्स टू प्रोसेस, फिर डैश 2 बार दिया हुआ था, एंड लास्ट में अकाउंटिंग आर कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। तो उसके अंदर आपको परफेक्टली याद होगा तो आप ऑपरेशन एंड डिसीजन इस तरीके से लिख पाओगे।
तो 2 मार्क्स बैठे मिल जाएंगे। तो it refers to process, operation, decisions and accounting are carried out by using computer system। उसको हम बोलेंगे automated environment। अब की फीचर्स क्या है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के, तो उसके मैंने लिखा है पे फाइल्स, इस तरीके से आप लिख दोगे। ठीक है, क्या नीड है, नीड ऑफ आईटी सिस्टम, सॉल्यूशन इन विच आईटी इज सिचुएशन इन विच आईटी इज रिक्वायर्ड, या फिर नीड ऑफ आईटी सिस्टम। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, उसके अंदर आप ये लिखोगे भाई बिजनेस जो है वो भी हाईली टेक्निकल हो चुका है नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट के लाने के लिए कंपनी की जो पॉलिसीज जो है वो बढ़ चुकी है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, इसकी वजह से कंपनी को ये जरूरी है कि वो आईटी सिस्टम अपनी कंपनी के अंदर लाए। फिर ये पॉइंट विच ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कौन कौन से पॉइंट्स जो है ऑडिटर को कंसीडर करने चाहिए व्हाइल अंडरस्टैंडिंग मतलब कंपनी के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को, तो ये सारे पॉइंट है। आई होप वकील, तो ये मतलब आप पढ़ लेना। फिर आता है हमारा रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट, कौन कौन से रेलेवेंस, तो ऑटोमेटिक तो 3 चीजें होगी, तो कंप्यूटेशन कैलकुलेशंस आर कैरिड आउट ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो वो ऑटोमेटिक हो जाती है, इंटरनल कंट्रोल भी ऑटोमेटिक बन जाता है। फिर इसके अंदर आता है कि रिपोर्ट्स यूज्ड इन द बिजनेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सिस्टम, तो इसकी वजह से यहाँ क्या होता है कि भाई ये मैनेजमेंट को हेल्पफुल होगा, शेयर होल्डर को हेल्पफुल होगा, और यहाँ इसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि सिस्टम गलतियाँ नहीं करेगा, इंसान गलतियाँ करता है। फिर आता है कि यूजर्स एक्सेस एंड सिक्योरिटीज आर कंट्रोल्ड बाय एसओडी, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज। फिर इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, सब्सटेंशियलिटी ऑडिट, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। ऑडिट सब्सटेंशियलिटी ऑडिट के अंदर भाई ऑडिटर जो है कैन नॉट रिलाई ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम, system or record should be treated substantively for completeness and accuracy, more audit entries are required। तो मतलब पढ़ना अंदर का, मैं भी पढ़ नहीं रही हूँ। रिस्क ऑफ आईटी, स्पेसिफिक रिस्क बोल सकते हैं इसको, या फिर आप ऑडिट के आईटी के अंदर कौन कौन से रिस्क है, तो क्लैप ऑफ करके एक्रोनिम बनता है। क्योंकि टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर 3 कंट्रोल, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, और फिर हमारा होता है कि आईटी डिपेंड कंट्रोल। फिर जनरल कंट्रोल का भी मैंने तो कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, एप्लीकेशन कंट्रोल का एक्सप्लेनेशन यहाँ हो गया है, एंड फिर आता है हमारा ये आईटी रिलेटेड कंट्रोल, तो वो यहाँ। अब जनरल आईटी कंट्रोल जो है वो मेंटेन कंट्रोल, तो इसके अंदर ना ये 4 फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। तो आपको ये 4 अंदर की चीज़ें जो है वो मैंने मॉड्यूल में से लिखी, तो वो आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी। इसकी एक टेक्निक मतलब मुझे भी याद नहीं आ रही है, बट मैंने इसको इस तरीके से याद रखा था कि प्रोजेक्ट इमरजेंसी रिक्वेस्ट, ओके, मैंने एक ऐसे बनाया प्रोग्राम चेंजेस के अंदर मैंने इस तरीके से याद किया था कि टू इंश्योर दैट द मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यूज टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या चेंज इन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मतलब ऐसा है कि मैंने जेठालाल का एग्जाम्पल लिया था इसके अंदर, क्योंकि मुझे याद रखना था, तो मैंने ऐसा लिया था कि लाइक चेंज इन मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, दया को जो है वो अपने घर का सिस्टम चेंज करना है, तो चेंज इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर वो क्या करेगी, जेठालाल के पास जाएगी और बोलेगी रिक्वेस्ट, पापा रिक्वेस्ट, ऐसे मतलब लाइक इस तरीके से बोलती है वो, तो चेंज फॉर रिक्वेस्ट, तो चेंज रिक्वेस्ट। फिर आता है कि भाई जेठालाल ने बोल दिया चलो हाँ भाई कर ले रिक्वेस्ट, सो मेकिंग चेंजेस, तो उसके साथ को एनालाइज डिजाइन डेवलप करना है। फिर होता ये है कि भाई जेठालाल ने बोल तो दिया कि भाई दया का चेंज कर ले, घर का मैनेजमेंट जो भी है वो टेस्ट करेगा, तो टेस्ट के लिए फिर वो जेठालाल उसकी टेस्ट भी लेगा। फिर टेस्ट की उसको अच्छा लगा कि भाई हाँ ठीक है दया ने घर का सिस्टम तो बढ़िया कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा, अप्लाई चेंजेस इन प्रोडक्शन। तो फिर वो क्या बोलेगा, भाई तूने घर का ढांचा तो अच्छा कर दिया, अब ऐसा कर तू हो सकता तो मेरी दुकान के लिए भी प्लान सजेस्ट कर ले। फिर जो है बापू जी देखते हैं कि भाई इमरजेंसी प्लान जो होता है वो घर के बड़े ही देखते हैं, तो इमरजेंसी प्लान जो बापू जी बना के देते हैं, तो इमरजेंसी एंड माइनर चेंजेस कुछ करने को तो बापू जी सजेस्ट कर देते हैं। एंड लास्ट में जो है डॉक्यूमेंटेशन तो करना जरूरी है, और फिर जब लगता है कि दया काम अच्छे से नहीं कर रही है तो उसको यूजर ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो। तो ये एक्टिविटीज जो है प्रोग्राम चेंजिंग, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या चेंज इन मैनेजमेंट, फिर दया ने बोला रिक्वेस्ट, तो चेंज रिक्वेस्ट, फिर मेकिंग चेंजेस, उसके बाद टेस्ट करो, टेस्ट के बाद जो है कुछ भी लगे कि मॉडिफिकेशन इमरजेंसी हो सकती है, सॉरी अप्लाई करना है चेंजेस को प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उसके बाद इमरजेंसी आ गई तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो, और लास्ट में जो है भाई और भी कुछ चाहिए तो यूजर ट्रेनिंग मतलब कि दया को ट्रेन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद किया था।
एंड 3 टेक्निक्स जो है आप भी बना सकते हो। मैंने इस तीनों केसेस के अंदर मैंने कुछ क्रश के रिलेटेड कुछ एक्रोनिम्स बनाए थे, वो डिस्कस नहीं कर सकती, वो सोशल प्लेटफॉर्म है, तो आप भी अपने क्रश के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें याद कर लेना। ऐसे इसके अंदर याद इस तरीके से रखना, पॉजिटिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस, तो उस वे से आपकी ये सिक्योरिटी वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सक्सेस सिक्योरिटी, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क सेक्टर, उसको आप ये समझ लेना कि क्रश को किस तरीके से आपको मेंटेन रखना है, उसकी हर एक चीज़ों का ध्यान रखना, एंड एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम एंड एक्विजिशन, अब उसको एक्वायर कैसे करना है, ये इस तरीके से आप पूरे 4 पॉइंट याद कर सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम चेंज, अब उसके बाद जो चेंज करना है वो आपको करना है, तो आप अपनी टेक्निक के अंदर याद रख लेना। अब मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकती, सॉरी, क्योंकि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप आपको पता है, मुझे थोड़ी पता है ना। अब आती है यहाँ टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड के अंदर होता है कि भाई 4 चीजें देखने मिलेगी आपको, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड री परफॉर्मेंस। तो इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन जब दोनों साथ में होती है तो वो इफेक्ट, मतलब दोनों साथ में जो होती है तो वो कॉम्बिनेशन, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन दोनों। इंक्वायरी जो है वो इफेक्टिव होती है एंड इंस्पेक्शन जो होता है वो एफिशिएंट होता है। इसके ऊपर ना बहुत एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू के रिगार्डिंग आप इंस्पेक्शन को एफिशिएंट समझना एंड इंक्वायरी को आप इफेक्टिव समझना। री परफॉर्मेंस का मैंने छोटा छोटा कुछ लिखा है, तो अभी वो आप पढ़ लेना। फिर आता है कि सम कॉमन मेथड्स ऑफ टेस्टिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्या क्या कर सकते हो आप, तो मतलब ऑब्टेन करोगे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आप देख लोगे, और इस तरीके से बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप खुद देख लेना। मैं भी कंक्लूड कर रही हूँ वीडियो, तो ये नोट्स मैं आपको ग्रुप में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से एक्सेस ले लेना। एंड ये जो डायग्राम्स वगैरह जो है वो मॉड्यूल में से ही मैंने कॉपी किए, एंड ये भी कुछ चीज़ें जो मैं कवर नहीं कर पाई, मतलब इतना मैंने मुझसे लिखना नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी भी उस टाइम अटेम्प्ट थी एंड राइटिंग में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो तब मैंने ये कुछ प्रिंट आउट्स लगा दिए थे, तो आप ज़रा देख लेना इसको अच्छे से। एंड कुछ क्वेरीज हो तो बता देना ग्रुप में। एंड इसके साथ साथ जब आप ये नोट्स पढ़ो ना, उसके पहले एक आरटीपी एमटीपी का एक एनालाइज कर देना, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। तो आरटीपी एमटीपी के जो क्वेश्चंस जो होंगे वो पहले आप देख लोगे, उसके बाद ये रीडिंग शुरू करना, ताकि क्या है कि आप अच्छे से एक क्वेश्चन का आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो जाएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो एक बार वो एनालाइज कर लो, उसके बाद इस नोट्स पे आना। फिर यहाँ आपको लगता है ये मैंने एमटीपी पे देखा, 2 डबल स्टार मार्क कर लो, ट्रिपल कर लो, जितना आपको लगे वो, एंड फिर ऑडिट का पेपर तो अच्छा जाएगा ही अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है, मतलब कि जिस वे में करनी चाहिए। सो या आई थिंक अब ये वीडियो कंक्लूड करना चाहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड कुछ भी क्वेरी हो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, और यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन माई ग्रुप टू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।